सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण से 8वां पाठ क्रिया, काल और वाच्य पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 टॉपिक हैं, क्रिया, काल और वाच्य। इन तीनों में शुरुआत हम क्रिया से करेंगे और आज के वीडियो में क्रिया टॉपिक पर ही हम बात करेंगे। क्रिया है क्या, धातु, क्रिया के भेद, भेदोपभेद, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि हम बात करें कि क्रिया है क्या, तो क्रिया यानी एक्शन, कार्य करने या होने का बोध। क्रिया दो तरह से, एक तो जो हम कार्य करते हैं और एक क्रिया वो जो स्वतः होती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सारी क्रियाएं हम करते हैं। और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो स्वतः होती हैं, जैसे धरती घूमती है या घूम रही है, सूर्योदय हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ क्रियाएं हैं जो स्वतः होती हैं, लेकिन हैं दोनों क्रियाएं ही। तो आइए अब हम इस क्रिया को सविस्तार जानेंगे कि क्या है, उसकी परिभाषा, भेद इत्यादि। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य को किए जाने अथवा होने या व्यक्ति अथवा वस्तु, अवस्था आदि का बोध होता है, यानी कि क्रिया किस रूप में घटित हो रही हैं, कोई एक्शन कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है या स्वतः हो रहा है, तो ऐसे बोध कराने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया की विशेषता की हम बात करेंगे कि क्रिया की खासियत क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें कुछ बिंदुएं दी गई हैं, आप पृष्ठ संख्या 92 पर देख सकते हैं कि क्रिया वाक्य के अंत तथा मध्य दोनों में ही आते हैं। ये स्ट्रक्चर की, वाक्य की संरचना की बात हो रही है यहाँ। जैसे हिंदी में करें तो जैसे बात आती है कि राम आम खाता है, तो यानी राम सब्जेक्ट, आम ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। अंग्रेजी में राम ईट्स मैंगो, तो उसमें क्या हो रहा है कि वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और अंत में ऑब्जेक्ट आता है। या आई ईट मैंगो, तो आई यानी सब्जेक्ट पहले, वर्ब उसके बाद और ऑब्जेक्ट सबसे आखिर में। लेकिन हिंदी में जो इसका क्रम है वो होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उसके बाद आखिर में वर्ब। कई बार ये क्रिया मध्य में भी आती हैं। तो आइए अब दूसरा उदाहरण इसका, जैसे पहला उदाहरण है, उसे पत्र लिखो, तो इसमें लिखना क्रिया अंत में आ रहा है। इधर आओ बेटा, तो यहाँ मध्य में आया। आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि क्रिया विकारी शब्द है, यानी उसमें परिवर्तन आता है, चेंजेस हम लाते हैं, जो कि लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि से प्रभावित होकर बदलती रहती हैं। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह न लगा हो तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। जैसे आयुषी नाच रही है और हम फल खाते हैं। तो यह सब आप जानते हैं कि
जैसे आयुषी की जगह यदि कोई और होता पुरुषवाचक, जैसे अभय होता तो अभय नाच रहा है, तो यहाँ जो रही है वो उसकी जगह रहा है हो जाता है। हम फल खाते हैं, और हम की जगह अगर मैं होता, एक वचन होता, तो मैं फल खाता हूँ। तो इस तरीके से क्रिया में परिवर्तन आपको स्पष्ट दिखाई देते। अगला है कि यदि कर्ता के साथ कारक के विभक्ति चिन्ह जुड़े हों तो क्रिया कर्म के अनुसार आती हैं। जैसे सागर ने गीत गाया, तो यहाँ गाया क्रिया कर्म के अनुसार बदल गया है। यदि वाक्य के कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो तो वाक्य की क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होती हैं। जैसे सार्थक ने भारत को पुकारा, तो क्रिया एक वचन हो गया। अब क्रिया की अगर हम बात करें तो क्रिया जो है वो उसको क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, यानी कि वेश रूप जिसमें जिसके अंत में हम प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाते हैं, क्रिया का रूप देते हैं। तो वो शब्द जिसमें हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह शब्द क्या है, उसे हम धातु कहते हैं, यानी मूल रूप। जैसे पठ, लिख, खेल, ये मूल रूप है और उसमें ना प्रत्यय जोड़कर हमने खेलना, पढ़ना, लिखना इस तरीके से क्रिया रूप दिया उसे। अब क्रिया के भेद की बात करें तो क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना अथवा प्रयोग के आधार पर। तो आइए अब हम क्रिया के भेदों को सविस्तार उदाहरण सहित जानें। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की बात करें तो सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक वे क्रिया जो जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती, यानी वह वाक्य जिसमें कर्म न हो, यानी कि क्रिया का प्रभाव किसी पर न पड़ता हो, तो ऐसे वाक्य को, ऐसे क्रिया शब्द को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह आएगा, अब कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, ये सारा कुछ भी नहीं दिया है, तो इस कारण से यह यहाँ जो क्रिया है वह क्या है, अकर्मक क्रिया है। जबकि सकर्मक क्रिया में क्या होगा कि क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा। जैसे तुम खाना खाते हो, क्या खाते हो, तो खाना खाते हो। तुम जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, तुम जा रहे हो अकर्मक क्रिया है, और तुम बाजार जा रहे हो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। वह कहाँ जा रहा है, तो बाजार जा रहा है। वह लिख रहा है, अकर्मक क्रिया, वह पत्र लिख रहा है। तो क्या लिख रहा है, इसका जवाब हमें मिल रहा है, एक्शन क्या कर रहा है, तो वह पत्र लिख रहा है। इस कारण से वह क्या होगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एक अकर्मक और सकर्मक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण द्वारा समझते हैं कि शिवदयाल दूध बेचता है। तो चूंकि इसमें क्या बेचता है, तो दूध बेचता है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है और इसमें एक ही दिखाई दे रहा है। यह क्या है, कर्ता है या संज्ञा है, और यह क्या है, कर्म है। तो इस कारण से
इसमें चूंकि एक ही कर्म है, इस कारण से यह एकर्मक क्रिया है। अब द्विकर्मक में आप देखेंगे कि दो कर्म आपको दिखाई देंगे। जैसे नीरज ने दिव्या को पढ़ाया, नीरज ने दिव्या को पाठ पढ़ाया, तो इसमें क्या है, नीरज ने किसको, तो दिव्या को, तो एक कर्म यह हो गया। और पढ़ाया, क्या पढ़ाया, तो पाठ पढ़ाया, तो ये दूसरा कर्म हो गया। तो इस कारण से हम देख पा रहे हैं कि दो कर्म होने के कारण यह द्विकर्मक का उदाहरण है। अब जैसे इसमें था एक कर्मक में कि एक ही कर्म था, और इसमें दो कर्म होने के कारण द्विकर्मक क्रिया कहलाएंगे। अब हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद की बात करें तो इसमें 4 प्रकार की क्रिया का जिक्र है। एक है संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। कर्म के आधार पर हमने देखा था कि 2 हैं, अकर्मक और सकर्मक। भेद आसान है, और सकर्मक क्रिया के 2 भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। लेकिन संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं, ये चारों भेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है, अन्यथा आप इसमें भ्रमित हो सकते हैं यदि आप बारीकी से इसे न देखें तो। अब हम संयुक्त क्रिया की बात करें तो संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब जुड़ना। तो जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण है, तुम मेरे घर आ जाया करो। तो तुम मेरे घर क्या करो, आ जाया करो। तो ये जो आना, आ, जाया और करो, ये 3 क्रियाएं हैं जो मिलकर एक अर्थ दे रही हैं कि तुम मेरे घर आओ। तो इस तरह से हम देखें तो आ से आना, जाया से जाना, और करो मतलब करना। तो ये 3 क्रियाएं मिलकर एक अर्थ यहाँ पर दे रही हैं, एक साथ प्रयुक्त हो रही हैं। इस कारण से एक पूर्ण क्रिया बन रही हैं, और इस कारण से यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण देखें कि वह दूध के साथ केले खाया करता है। तो दूध के साथ केले क्या करता है, खाया करता है। तो खाया करता है, इस तरीके से यहाँ एक से अधिक क्रियाएं एक साथ हो रही हैं और मिलकर एक पूर्ण क्रिया का रूप ले रही हैं। इस कारण से यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु में कह रहा है कि क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। कह रहे हैं क्रिया को छोड़कर, जैसे क्रिया शब्द में जैसे जो धातु में लगता था कि जैसे पढ़, लिख, खेल, चल इत्यादि, तो उसको छोड़कर कह रहा है कि जैसे यहाँ संज्ञा, सर्वनाम इस तरह के शब्द हैं, उनमें जब ये जुड़ते हैं प्रत्यय और तब जब क्रिया बनते हैं तो ऐसे क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात, बात शब्द है संज्ञा, लज्जा, टक्कर, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। अब इससे बात से शब्द बना बतियाना, बताना, लज्जा से लजाना, टक्कर से टकराना, गांठ से गांठना, हाथ से हथियाना। तो इस तरह से यह नाम धातु क्रिया में परिवर्तित हो रहा है, जो कि संज्ञा शब्द थे। ठीक इसी तरीके से इसमें संज्ञा की जगह अगर सर्वनाम से हो तो सर्वनाम में आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 95 पर कि सर्वनाम शब्द है अपना। तो अपना से नाम धातु क्रिया बना अपनाना। विशेषण शब्द है सूखा, तो सूखा से सुखाना। गरम से
गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है कि ये सब नाम धातु क्रियाएं बन रही हैं। अगला प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणार्थक का है प्रेरणा देने वाले, यानी वह काम जो किसी और से करवाया जाए। साधारण अर्थ में हम कहें तो प्रेरणार्थक क्रिया में वह क्रिया जो किसी और से करवाया जाए। तो इसकी परिभाषा देख लें तो जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है, किसी और से करवाता है, तो वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अशोक शोभा से चाय बनवाता है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि चाय बनवाने का कार्य अशोक खुद न करके किससे करवा रहा है, शोभा से करवा रहा है। तुम रजनी से खाना बनवाती हो, तो तुम जो करता है वह कार्य स्वयं न करके खाना खुद न पका करके रजनी से पकवाता है या पकवाती है। इस कारण से यहाँ क्या हो रहा है कि यह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएंगी। राजन नौकर से कपड़े धुलवाएगा, तो राजन स्वयं कपड़े ना धो करके किससे धुलवाएगा, नौकर से। तो इस कारण से ये धुलवाएगा या धुलवाना, बनवाती है या बनवाता है, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में भी प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक होती हैं, तो उसका आगे हम कभी जिक्र करेंगे। अब जो पूर्वकालिक क्रिया, जो आखिरी इस संरचना के आधार पर आखिरी क्रिया है, क्रिया का भेद है, तो इसे भी हम जानते हैं पूर्वकालिक। पूर्वकालिक का मतलब पूर्व में घटित, पहले घटित, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले होती हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे भिखारी गीत गाकर भीख मांग रहा है, तो यहाँ भिखारी क्या कर रहा है, गीत गाकर भीख मांग रहा है। मुख्य क्रिया क्या है, भीख मांगना, लेकिन वह भीख कैसे मांग रहा है, तो गीत गाकर मांग रहा है। आप खाना खाकर सो जाओ, मुख्य क्रिया है सो जाना, लेकिन वह क्या करेगा, सोने से पहले खाना खाकर सोएगा। तो मुख्य क्रिया से पहले पूर्व क्रिया क्या हो रहा है, हो जाती हैं, घटित हो रही हैं। इस कारण से यहाँ इसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। गाकर खाकर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि कर्ता भी, जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको, तो एक काम के होने से पहले दूसरा काम हो जाता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्रिया समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूँ। क्रिया काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाती हैं। क्रिया के जो भेद हैं वो दो आधार पर किए जाते हैं, एक कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में कर्म नहीं होंगे, यानी ऑब्जेक्ट नहीं होंगे उस वाक्य में, जबकि सकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट होंगे, यानी कर्म होंगे। सकर्मक का मतलब कर्म सहित और अकर्मक का मतलब कर्म रहित, बिना कर्म के। सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब हम बात करें संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया में एक से अधिक क्रियाएं एक साथ होती हैं और वह किसी एक क्रिया को पूर्ण कर रही होती है। जैसे वह बाजार जा रहा है, तो जा रहा है ये सारी मिलकर के एक ही अर्थ दे रहा है कि वह बाजार जाने का काम कर रहा है। तो इस कारण से यहाँ संयुक्त क्रिया होगी। नाम धातु क्रिया में क्या होगा कि नाम धातु क्रिया में क्रिया शब्द को छोड़कर बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय जुड़कर और जिस क्रिया का निर्माण होगा वह नाम धातु क्रिया कहलाएंगी। जैसे बात से बताना, लाज से लज्जा से लजाना,
अपना से अपनाना, सूखा से सुखाना, इस तरीके से। और अगला जो प्रेरणार्थक क्रिया है, वो प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से अपने कार्य करवाता है, तो ऐसे क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं, जैसे बनवाना, भिजवाना, धुलवाना इत्यादि। और पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा कि मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया पूर्ण हो जाएगी वह क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं पढ़ाकर खेलने जाऊंगा या मैं पढ़कर खेलने जाऊंगा, तो यहाँ एक का पढ़ने के बाद हम दूसरा काम खेलने का करने वाले हैं। इस कारण से यहाँ जो खेलकर, पढ़कर, इस तरह से जो होंगे वह क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह पाठ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। जय हिंद।